मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमुगान का नाम एक ऐसा नाम है जो माजी में मुख्तलिफ जराइम से जुड़ा रहा, जिसने शहर में बेखौफ होकर जराइम को सरअंजाम दिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चकमा देता रहा। शहर भर में मुलजिम अरमुगान के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और उन मुकदमात में अहम अंसर जो सामने आया है वो पैसा और पैसे का बेदरीग इस्तेमाल। मुलजिम अरमुगान शहर भर में वारदातें तो करता रहा, उसी हवाले से जब पैसे की जो रेल पेल सामने आई तो FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने 5 मार्च को खैबान मोमिन में वाक़ मुलजिम अरमुगान के घर पर छापा मारा और मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए और उन शवाहिद की रोशनी में तहकीकात का आगाज़ किया। अब तक की तहकीकात के मुताबिक अरमुगान अपने घर से जो गैर कानूनी धंधा चला रहा था उसमें माहाना करोड़ों रुपए की रेल पेल थी, जिसको वो हासिल करने के बाद उसकी मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इसी हवाले से अब नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमुगान कॉल सेंटर नहीं चला रहा था बल्कि मुख्तलिफ जराइम को सरअंजाम दे रहा था। इस खबर को सामने लाने वाले जो सीनियर सहाफ़ी हैं साकिब सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि मुलजिम अरमुगान के हवाले से इब्तिदा से ये एक हर ज़बान पर आम थी ये बात कि वो कॉल सेंटर चला रहा था और 2019 से 2025 तक वो कॉल सेंटर के धंधे में ही इन्वॉल्व था, लेकिन अभी तहकीकात हुई हैं और जैसे कि आपने ख़बर दी है कि वो कॉल सेंटर नहीं चला रहा था, तो आखिर वो कर क्या रहा था, इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मदऊ किया। देखें, ये इसमें जो हमने ख़बर दी है वो सारी ख़बर इस चीज़ पर बेस है कि FIA की क्या तहकीकात हैं। तो FIA ने जो अब तक तहकीकात की हैं उसमें FIA का ये दावा है गो कि हम ये समझते हैं कि इसमें अभी भी तहकीकात की ज़रूरत है कि क्या उसके बाद भी कॉल सेंटर चल रहा था या नहीं चल रहा था। बहरहाल FIA कहती है कि 2015 में उसने अपने इस कैरियर का आगाज़ किया एग्जिट कंपनी से, उसके बाद मुख्तलिफ IBEX में भी उसने काम किया, वहाँ से उसने ये सारे लेसन लर्न किए, तजर्बा हासिल किया और 2018 में उसने बाकायदा जो है वो कॉल सेंटर गैर कानूनी जो है उसको खोला। अच्छा, जब वो 2019 में उसको ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो मैं जिन लोगों से फ़्रॉड कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रकम उस तरह से नहीं आ रही है। FIA का ये कहना है कि फिर उसने ये सोचा कि कॉल सेंटर के बजाय जो इस वक्त फ़्रॉड स्कीम्स हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि US और जो यूरोप पूरा है वो भी इससे, वहाँ के जो शहरी हैं वो भी इससे बड़ी तादाद में मुतासिर हैं। तो उसके लिए फिर उसने ये किया कि पहले 2 कॉलिंग एजेंट्स को हायर किया जो कि गैर मुल्की थी, ख़वातीन थी। उसके बाद फिर उसने जो है ऑनलाइन साइट्स के ज़रिए उसने पहले 6 कॉलिंग एजेंट्स को और फिर 20 को 25 टोटल जो ये कॉलिंग एजेंट्स हैं या डायलिंग एजेंट्स जिसको आप कहते हैं उनको हायर किया। और उसने अब आप देखें, जो गैर कानूनी कॉल सेंटर के लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है वही तकरीबन इक्विपमेंट इस काम के लिए भी चाहिए। मतलब आपने घर में वही उसी तरह लैपटॉप इनको चाहिए थे, इनको डायलर्स चाहिए थे, इनको उसी तरह का सेटअप चाहिए था। लेकिन ये उसने जो अपने माजी की तजर्बात हैं उससे ये चीज़ सीख ली थी कि पाकिस्तान में या जो एशिया के ममालिक हैं जहाँ पे इतनी लिटरेसी भी नहीं है और जो कम आमदनी के लोग हैं, वहाँ पर अगर जो काम मैं 10 साल में करूँगा ये काम मैं अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में 2 साल में कर लूँगा। तो इसलिए उसने वहाँ पढ़े लिखे लोगों को, और इसमें मज़े की बात यह है कि जो इनके एजेंट्स थे उनको बाकायदा स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता था, वो स्क्रिप्ट अरमुगान अप्रूव करता था कि उसने जो क्लाइंट है उससे क्या बात करनी है, और जो वहाँ के जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़ हैं उनका नुमाइंदा बनकर वो बात करते थे। जैसे वहाँ के लोगों के टैक्सेशन के मसाइल होते हैं, उनके लीगल मैटर्स होते हैं, इस तरह की जो उनको टैक्सेशन में उनको छूट चाहिए होती है, तो उसके लिए ये उनको क्लाइंट के तौर पर उनको डील करते थे। और फिर उनसे क्योंकि वो यही समझते थे कि ये अमेरिका से ही बात कर रहे हैं और जो बॉडी है, जो इंटरनेशनल बॉडी है उसके ही नुमाइंदे हैं, तो उसके ज़रिए फिर ये उनकी जो पर्सनल मालूमात हैं, ख़ासकर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनकी हासिल करते थे, और फिर उनका जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डाटा है और जो उनकी बैंक इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर लेते थे, और फिर वो रकम जो है वो मुंतकिल हो जाती थी इनके पास, और फिर ये रकम जो है वो ये डिजिटल करेंसी में अपने पास रखते थे। वहाँ से फिर ये रकम जो है ये मुख्तलिफ मर्चेंट अकाउंट्स में भेजते थे और फिर वहाँ से ये रकम ये निकलवाते थे। तो ये इतना शार्प है, आप देखें कि इससे पहले जब इसको कस्टम ने ड्रग के केस में 2 दफ़ा गिरफ़्तार किया, ये ड्रग मंगवाता था बरतानिया से, कनाडा से और यूरोपीय ममालिक से। तो जब इसके 2 पार्सल 2019 में पकड़े गए, ये अरेस्ट हुआ, फिर ये ज़मानत पर आया,
तो इतना शार्प था कि इसने सबसे पहले तो अपने इन बैंक अकाउंट्स जो ये यूज़ कर रहा था जो इसके नाम पे थे उनका अकाउंट इस्तेमाल इसने बंद कर दिया। फिर इसने अपनी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो कम से कम कर दी, क्योंकि इसको पता था कि मैं डिजिटल प्रेजेंस कहीं भी रखूँगा तो वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी और मेरा नाम सामने आएगा। और उसके बाद इसने अपने मोबाइल नंबर्स भी चेंज किए। तो ये शार्प तो आप देखें ये शुरू से ही था, उस वक्त से ही 2019 में भी इसने सारी चीज़ें की कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों में मैं दोबारा ना हूँ। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने इस पहलू को उजागर किया कि माइंड गेम तो खैर हमने भी देखा कि काफ़ी जो है उसको इस्तेमाल करता था और टैक्टिक्स बड़ी मैटर कर रही थी। लेकिन आपने एक बात जो की कि सरकारी इदारे का अहदेदार बनकर अमेरिका में ये तमाम तर स्कैम को सरअंजाम देना, तो पाकिस्तान समेत क्या अमेरिका में भी क्या ट्रेस आउट नहीं किया गया? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कितनी रकम बताई जा रही है, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस पर FIA का जो सर्किल है वो तहकीकात भी कर रहा है, कोई फिगर्स दे दिए हैं उन्होंने अब तहकीकात में मजीद? देखिए फिगर्स तो जो एक तो जो आपने पहला सवाल किया, असल में ये जो उसमें जो सर्वर जो यूज़ करते हैं ना उसमें जो उसका ओरिजिन होता है वो अमेरिका शो करता है, जैसे हम VPN यूज़ करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बैठे तो अमेरिका में नहीं है। तो जो कॉलर जो वहाँ पर जो क्लाइंट है वो उसको यही लगता था कि ये US से बैठ के ही कॉल कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो क्योंकि ये जब आप VPN यूज़ करते हैं तो उसको पकड़ना उसको ट्रेस करना इतना आसान नहीं होता। और दूसरा देखें इसमें एक अहम पहलू ये है कि आप ये देखें कि अगर ये मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल ना होता और ये वाक़या ना होता जो कि जनवरी की 6 तारीख को हुआ, तो शायद आज तक भी ये पता नहीं चलता कि इस तरह का कोई कॉल सेंटर यहाँ पे चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर कोई मुंशियात का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। तो जो अभी तक जो FIA ने इनके जो बैंक अकाउंट्स की जो की हैं, जो मुख्तलिफ नामों पर इनके बैंक अकाउंट्स थे अरमगान के, तकरीबन अभी तक जो उनका टर्न ओवर है वो 24 करोड़ रुपए से जायद का है, जो मजमूई टर्न ओवर है। और जो फ्रॉड की रकम है वो तो मिलियंस में है, डॉलर्स में है। उसकी तो अभी तक वो, क्योंकि अभी तक जितने उनको अकाउंट्स का पता लग रहा है, जितनी चीज़ों का पता लग रहा है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी वो ज़ाहिर है उसका फ़ाइनल जो हतमी चालान है वो जब जमा होगा तो उसके बाद ही ये मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा, इसमें क्योंकि ये जो अरमगान का केस है, क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद जो भी जराइम सामने आए वो काफ़ी देखा जाए तो खौफ की अलामत हैं। उसके अंदर बहुत से कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मनशियात के पहलू को ले लें या धोखाधही या उसके अलावा जो भी फ्रॉड हुआ और कत्ल का संगीन जुर्म जो बिल्कुल सामने है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें कोई पुलिस या दीगर इदारों की जानिब से कोई प्रायोरिटी दे दी गई है किसी केस को, कि अगर मनशियात का केस है उसको पहले लेके जाया जा रहा है, साइबर क्राइम के केस को लेके जाया जा रहा है, या मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस अब भी पहली प्रायोरिटी नज़र आ रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बज़ाहिर असल में देखने में इसलिए शायद ये लग रहा है कि जो कत्ल का केस है वो शायद पीछे कहीं चला गया है, क्योंकि FIA और ये जो कॉल सेंटर की तहकीकात हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की, और जो एक बारूफ अदाकार हैं उनके बेटे को जब गिरफ़्तार किया गया तो जो ड्रग की जो तफ्तीश है या चीज़ें हैं वो सामने आई। लेकिन वो इसलिए शायद ये लग रहा है कि जो हमारी जो DIG CIA मुक़द्दस हैदर है उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे लिए जो सबसे प्रायोरिटी वाला जो केस है वो मर्डर और अगवा बराए तावान का है। गो के उसमें अब तक पुलिस ये पता नहीं लगा सकी कि अगवा बराए तावान की जो कॉल की थी उसके पेरेंट्स को वो किसने की। हालांकि आप देखें जनवरी का वाक़या है और अब तक ये पता नहीं चल सका कि जो अगवा बराए तावान की कॉल है वो कहाँ से आई। वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप नंबर था, बाहर का नंबर था, इसलिए उसको ट्रेस नहीं किया जा सका अब तक। लेकिन बहरहाल अभी जो हतमी चालान है, जो हमें आज ही हमारी बात हुई है सुबह, जो AVCC के जो काम है उनका ये कहना है कि इसी हफ्ते जो इसका चालान है वो जमा करा दिया जाएगा। अगर चालान जब जमा कराया जाएगा उससे हमें पुलिस के इंटेंट का पता चलेगा कि पुलिस इस केस को किस रुख में लेके जाना चाह रही है। एक तो ये, बाकी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये एक ऐसा केस है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ खुल गई हैं। एक तो ये जो कत्ल का केस है और अगवा बराए तावान का किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है, उसके बाद कॉल सेंटर का केस है, उसमें एक बहुत बड़ी मतलब ये जो एक बहुत बड़े नेटवर्क का पता लगा है कि जिसको हम उर्फ़ आम में यहाँ पे जो डब्बा हम कहते हैं, जो गैर कानूनी कॉल सेंटर चल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं। कल परसों भी FIA ने एक कार्रवाई की है और एक बड़ा उनका ये कहना है कि एक बड़े लेवल का कॉल सेंटर पकड़ा गया है जो कि अरमान के सेटअप की तरह इतना बड़ा तो नहीं था लेकिन उसी जैसा ही था। अच्छा, फिर इस वाक़े से एक जो नया इंकशाफ हुआ वो जो हमारे पोश इलाकों में सोसाइटी में जो ड्रग का यूज़ है, किस तरह ड्रग यहाँ आती है, किस तरह वो बाहर से मंगवाई जाती है, इंपोर्ट की जाती है, उसमें डार्क वेब का किस तरह यूज़ किया जा रहा है,
उसमें जो हमारे जो कोरियर सर्विसेज हैं उनका क्या किरदार है, फिर हमारे जो इदारे हैं जैसे ANF है, एंटी नारकोटिक फोर्स है, या पुलिस है, उनका क्या किरदार है, वो क्यों नहीं उसको रोकथाम कर पा रही हैं। और अभी भी आप देखें जो मारूफ अदाकार हैं, उनके बेटे जो साहिर हसन गिरफ्तार हुए, उससे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसने जिन जिन ड्रग डीलर्स के नाम लिए जो कि पोश इलाकों में, खासकर डिफेंस क्लिफ्टन में जो बड़े ड्रग डीलर थे, उनमें से अब तक कोई बड़ा ड्रग डीलर गिरफ्तार नहीं हुआ है। इतने इस हाइप क्रिएट होने के बाद भी और इस पे इतने प्रोग्राम्स होने के बाद माशरे में हमारी सिविल सोसाइटी की जानिब से TV चैनल्स पर, हमारे डिजिटल मीडिया पे इस पर इतने प्रोग्राम हुए, लेकिन अभी भी वो नेटवर्क तोड़ा नहीं जा सका है। मतलब अगर अभी भी इस वक्त आपको कोई ड्रग चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे नंबर दस्तियाब हैं, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। ये जो ममनुआ बोर का जो भारी वेपन जो उसके घर से मिला, वो भी इन्होंने जो इस वक्त उसके मोबाइल फ़ोन्स, पर्सनल लैपटॉप और जो वेपन्स हैं वो इन्होंने पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजे हुए हैं। और AVCC का ये कहना है कि जो हतमी चालान है उसको जमा ना करवाने की एक वजह ये भी है कि जो वहाँ से फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक हमें मौसूल नहीं है। तो आप ये देखें कि ये एक केस जो आपने सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल था, कि एक केस से आप देखें 5-6 ये जराइम जो मुख्तलिफ हैं वो लिंक कर रहे हैं। अब ये इदारों का इम्तहान है कि इसमें प्रायोरिटी तो ज़ाहिर है, जो आपने भी बात की कि आपको जो मर्डर केस है, ज़ाहिर है एक बंदे की जान चली गई, उससे बड़ा केस तो कोई नहीं हो सकता, चाहे उसमें जितना भी पैसा दूसरे केसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन पहले तो आपकी जो प्रायोरिटी है उसी पे होनी चाहिए। इसी तरह जो मुंशियात का इतना बड़ा नेटवर्क जो मैंने आपको बताया कि अभी भी चल रहा है, इस वक्त भी हर रात अगर आप चले जाएँ, एक तरफ ये कहा जाता है कि जो शीशा सेंटर्स हैं या बार्स हैं उन पर पाबंदी है, लेकिन आप डिफेंस में रात में चले जाएँ, आपको सारे शीशा सेंटर्स खुले हुए मिलेंगे, खुलेआम शीशे का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ वहाँ पे ड्रग की जो तकसीम होती है, या आप समझेंगे उसकी जो सेल होती है, जो उसके कारिंदे वहीं पर आके सेल करते हैं। अच्छा साकिब भाई, इसमें आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, जिस तरह आपने तमाम पहलू का बताया है कि इस मुलजिम अरमुगान के गिर्द बहुत सारे जराइम इकट्ठा हैं, क्या आपको ये लगता है कि जहाँ पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर ये केस और ये तमाम तर जराइम सवालिया निशान है, तो क्या अब एग्जाम्पल बन सकती है जो पुलिस और दीगर तहकीकाती इदारे हैं, अगर इसको पूरी तरीके से सही तरीके से सर्व करें और बारीक बीनी से इस केस को लेकर जाएं, तो क्या ये आगे एग्जाम्पल बन जाएगा? बिल्कुल बन सकती है। सारी चीज़ें इंटेंशन की और विल की, अगर विल हो तो इस केस को एग्जाम्पल बना के आप ये जो 4-5 जितने जराइम हैं जो माशरे का नासूर बन चुके हैं, और जिसमें हमारे यंगस्टर्स, नौजवान नस्ल जो है वो, चाहे देखें अगर आप गैर मुंशियात के अलावा भी अगर आपका नौजवान किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो रहा है, अगर वो गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व हो रहा है, वो दुनिया भर में आपका ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान से बैठ के सिर्फ लोग ये काम फ्रॉड का काम करते हैं, लोगों के डॉलर्स हथियाते हैं, तो ये भी एक आपका नेगेटिव इमेज जा रहा है। और ज़ाहिर है जो नौजवान इस तरह के कॉल सेंटर में काम करेगा, उसकी तो फिर जो ट्यूनिंग है या उसका जो ब्रेन वो उसी तरह ही चलेगा कि वो जराइम की नज़र से ही हर चीज़ को देखेगा कि मैंने पैसा कैसे कमाना है। तो अगर विल हो तो ये हर चीज़ को इस केस को इन 5 केसेस में या 6 जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का, वो एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर हमें नहीं लग रहा कि ऐसी कोई विल है। अगर अरमुगान को सज़ा हो भी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इस पर मीडिया प्रेशर इतना है और हाइप इतनी क्रिएट हो गई, और फिर इस केस में क्योंकि एक बंदे का, एक नौजवान का कत्ल हो गया, वो जान से चला गया, हो सकता है कि इसको कोई सज़ा हो जाए। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा, या पुलिस की इंटेंशन से भी नहीं, या FIA की इंटेंशन से भी नहीं, या विल से भी नहीं लग रहा कि आइंदा ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, या इसको एग्जाम्पल बना के आइंदा ये सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी। आप देखें ना कि फ़ौरन बाद जब ये वाक़या हुआ, साहिर हसन की गिरफ्तारी हुई, फ़ौरन से पुलिस ने कहा कि हमने एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया है ड्रग्स के खिलाफ। तो वो 4 दिन वो क्रैकडाउन रहा, उसके बाद वो क्रैकडाउन नहीं ख़त्म हो गया। डब्बे जो हैं वो अभी भी चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग अभी भी हो रही है। जो सबसे बड़ा जो वेपन और वो इतना बड़ा वेपन है कि वो हमारे इदारों के पास भी नहीं है वो, और वो तो बाद में आपने वीडियोस भी देख ली कि उस वेपन का उसने यूज़ भी किया है, पुलिस पे फायरिंग भी की है, उसकी वीडियोस भी आ गई हैं अब तो वेपन तो अभी भी आ रहा है। कराची में इस वक्त 99.99% जो वेपन यूज़ हो रहा है वारदातों में, वो गैर कानूनी वेपन है। कानूनी वेपन तो यूज़ ही नहीं होता, कोई भी नहीं करता। पैसा बहुत इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में भी, कॉल सेंटर में भी, ड्रग्स में भी और वेपन में भी पैसा इसमें इतना इन्वॉल्व है कि जब तक आप इसकी रूट्स को नहीं पकड़ेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पीछे कौन लोग बैठे हैं, इसमें बैरून मुल्क भी लोग बैठे हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ से बैठ के भी चीज़ें स्मगल हो रही हैं।
तो ये इसके लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक मनसूबा जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, हिकमत अमली की ज़रूरत है। वो विल के बगैर नहीं हो सकता। विल अच्छा, हो तो सारी इसमें जो आपने बात की मनी लॉन्ड्रिंग का अहम फैक्टर सामने आ रहा है, इसी के हवाले से अभी इतलात ये हैं कि FIA सिल्वर नोटिस सर्व करने जा रही है इंटरपोल से राब्ते के बाद। आखिर ये सिल्वर नोटिस है क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा इस केस में? देखिए, मुख्तलिफ नोटिस होते हैं। FIA के रेड नोटिस होता है, ब्लैक नोटिस होता है। सिल्वर नोटिस ये होता है कि आप क्योंकि जो किसी भी बंदे के जो एसेट्स हैं दुनिया भर में, उसने कितने एसेट्स बना रखे हैं अपने नाम से, तो वो जानने के लिए ज़रा पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ ये इदारे वो फिर इंटरपोल से रब्ता करते हैं, क्योंकि उनका एक्सेस नहीं है पूरी दुनिया में, या उनके पास एक्सेस नहीं होता कि वो पूरी दुनिया में मालूम कर सकें। तो इंटरपोल के ज़रिए फिर ये, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल वो है बॉडी है, तो उसके ज़रिए तकरीबन 190 प्लस जो कंट्रीज़ हैं उनका एक आपस में ये मुआहिदा होता है। तो हमें जो बताया गया था डायरेक्टर FIA कराची की जानिब से, आज से तकरीबन महीना पहले ये बताया गया था कि इंटरपोल से रब्ता किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में अब तो रब्ता कर लिया होगा, और वो नोटिस जो लेटर है वो लिख लिया होगा। उससे ये होगा कि अरमगान के या उसके वालिद के, बेसिकली तो अभी अरमगान का ही पता कर रहे हैं कि उसके जितने भी एसेट्स दुनिया भर में उसके नाम से मौजूद होंगे, उनका पता चल जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। साकिब सगीर सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकज़ी मुलजिम अरमगान के हवाले से जो अभी तक तमाम तर केसेस हैं उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है उसके हवाले से तमाम तर अहवाल के बारे में बताया, और इस बात को वाज़े किया है कि अगर तहकीकात को सही तरीके से किया जाए तो ये केस तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे बिलखुसूस कराची पुलिस के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इससे सबक हासिल कर सकें। इसी हवाले से इस केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है।